अगर मैं इफेक्ट लिखूं कि फोर्सेस का क्या क्या इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, बिल्कुल, कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी में क्या क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर पहले से बॉडी आपकी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो फोर्स लगा के, है ना। अगर पहले से रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हो, है ना, या तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। समझ आती है नहीं तीनों बातें, है ना। कोई ब्लॉक पहले से मूव कर रहा होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो रेस्ट में आ जाएगा, है नहीं है। ऐसे ही अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है, बिल्कुल रुका हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगा। ऐसे कोई ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैंने इधर से एक बड़ा फोर्स लगा दिया तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, चेंज स्टेट कर दिया बॉडी की, ये चेंज स्टेट कर दी। और एक और इफेक्ट होता है कि फोर्स लगाने पे बॉडी की शेप या कोई डायमेंशन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। कुछ क्या शेप भी चेंज हो सकती है बॉडी की, ओके। लेकिन हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हमारी मैकेनिक्स में ना, इस पूरी मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, इस पूरे सब्जेक्ट में हमारी एक बहुत बड़ी अजम्पशन है। इस पूरे सब्जेक्ट में हम जो भी बॉडी की स्टडी करते हैं, वो बॉडी हमारी कौन सी होती है, रिजिड बॉडी होती है। हम मान के चलते हैं कि बॉडी हमारी कैसी है, रिजिड बॉडी है, ओके। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, विच कांट बी डिफॉर्म, है ना। मतलब समझ आता है रिजिड का मतलब ठोस है, कठोर है, उस पर आप कितना भी फोर्स लगा लो उसकी शेप या डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा, ओके। सो हम इस अब मैकेनिक्स के अंदर ना, ये जो मैंने इस बाद में जो अफेक्ट लिखा ना, ये हम पढ़ते नहीं है इसके अंदर, ये अफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा स्टेट ऑफ चेंज का ही होगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला ही होगा, ये बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, ओके। क्योंकि ये हमने जब रिजिड बॉडी असम्पशन लगाई तो ये इफेक्ट खत्म हो गया ऑब्वियसली, है ना। और हम ये मान के चलते हैं रिजिड बॉडी मतलब कि कोई भी बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा, नो शेप चेंज या डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है, इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप शेप चेंजेस की बात करते हो, डायमेंशन चेंजेस की, वो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसमें बेसिकली जो फ्लेक्सिबल जो या इलास्टिक बॉडीज होती है उनकी बात होती है, उसके लिए अलग ब्रांच आएगा, ठीक है। वो ऑल लीड वाले आप लोग पढ़ोगे जो भी हैं यहाँ पे एनरोल, ठीक है। बात समझ आ रही बेटा क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, मतलब समझ आया कि मैकेनिक्स में क्या कर रहे हैं। मैकेनिक्स में पहली बात तो स्टडी ऑफ फोर्सेज है और इसके अफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या होंगे, ठीक है, इसकी स्टडी है। उसके बाद अब ये अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं फोर्सेज के बॉडी के ऊपर, ये बॉडी की चेंज कर सकता है स्टेट को, स्टेट मतलब इन द सेंस कि पहले से अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, जब पहले से रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, या डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और क्या इफेक्ट हो सकता है, या तो फिर बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है ना। लेकिन ये मैंने बोला हमने बॉडी में क्या मान के चला है, एजम्पशन हमारी सबसे बड़ी एजम्पशन है कि बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है हमारी मैकेनिक्स के अंदर, तो इसलिए वो सेकंड वाला इफेक्ट कैंसिल हो गया कि ये चीज हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे चले, बात समझ आ रही है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सबको समझ आ रही है नहीं आ रही है, या कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने मतलब मुंह बंद करके बैठना है, आप कुछ भी डाउट आता है पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हमारी मैकेनिक्स के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है,
व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्टैटिक? रेस्ट, ठीक है, और ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, और भी कुछ है क्या? बॉडी रेस्ट अवस्था, ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ, वो बात ठीक है। इसमें और भी कुछ होता है क्या? लेकिन और भी कोई स्टेट पॉसिबल है? नहीं नहीं बेटा, वो उनकी बात नहीं हो रही। उन चीज एक्सेलरेशन जीरो होती है तो वो किस में आएगा? स्टैटिक में जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मतलब स्टैटिक में कैसे आएगा भाई? यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना वो स्टैटिक में आएगा। अच्छा 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 अच्छा, देखो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, वो भी बताता हूँ। देखो डायनामिक स्टैटिक में दो चीजें आती हैं, स्टैटिक में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली बात तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट ये तो है ही है स्टैटिक के अंदर। ये जो बॉडी रुकी हुई है, जो स्थिर है, वो तो है ही है, जो स्टेशनरी है वो तो है ही है, प्लस जो बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, वो भी आती है। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है स्टैटिक की, ठीक है, दो चीजें आती हैं। मैं तभी बोल रहा था कि और भी कुछ है क्या, ठीक है। बॉडी अंडर यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है इसको समझना, और तुम्हें पता भी चलेगा कि हाँ ऐसा है एक्चुअल में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जो बॉडी मूव कर रही है, जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। उसमें एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। अभी आप ये चीजें पढ़ोगे भी आगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ोगे अभी आगे, ठीक है। ये क्या है? जीरो है, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि अभी हम लोग स्टैटिक कंडीशन में है, डायनामिक कंडीशन में है, तो क्या बोलोगे? स्टैटिक कंडीशन में। देखो बेटा क्या होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ना एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी चीज नहीं है ना। जैसे आपको पता है हम अर्थ पे हैं, हम अपने प्यारे से सुंदर से अर्थ पे हैं, है ना। हमारा अर्थ क्या है? कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे कर रहा है ना। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप अर्थ के यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना। अब आपको कोई दूसरे प्लैनेट से सपोज देखता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, दूसरे प्लैनेट से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? आप मूव हो रहे हो, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? वो तो आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ तब लग रहा है ना कि आप रेस्ट में हो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोनों का सेम है। लेकिन अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूं, जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको मैं चेंज कर दूं, तो मेरे को आप क्या लगोगे कि आपकी मोशन में हो, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में होती ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द सेंस कि मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं। अगर मैं यहीं पे बैठ के इस बंदे को देख रहा हूं, ये भी यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, मतलब किसी दूसरे स्टूडेंट को देख रहा हूँ, तब मुझे लगेगा ये रेस्ट में अगर ये बैठा हुआ है तो। लेकिन मैं इसको ऐसे ही दूसरी जगह से देखता हूँ, दूसरे प्लैनेट से देख रहा हूँ, तो लगेगा ये मोशन में है, नहीं है, ठीक है। आपको पता है ना सारे हमारे प्लैनेट्स क्या हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारी पूरी गैलेक्सी रोटेट कर रही है, सब कुछ मतलब रोटेट, मतलब कि आपका मोशन में है, कोई भी चीज़ रेस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो रेस्ट वर्ड जो है ये रिलेटिव वर्ड है एक तरीके से, किसके रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में जो स्टैटिक में जो चीजें होती हैं वो आती हैं जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, ठीक है। जब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? देखो अभी तक क्या था, स्कूल लेवल में हम ये पढ़ते थे ना, स्कूल लेवल में 9th 10th वगैरह में पढ़ते थे स्टैटिक में क्या आएगा? बॉडी एट रेस्ट, तो ठीक है, ठीक है। अब बेटा आप आगे आप इंजीनियर बनने वाले हो, है ना, थोड़ी अब चीजों में और आगे की क्लैरिटी होनी चाहिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ना चाहिए ना। अब ये थोड़ी स्कूल वाली चीजें चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ी सी अब तुम्हें नई नई आगे चीजें पता चलेंगी, क्या एक्चुअल में क्या इनके अंदर होता है, क्या नहीं होता है ना। अब आता है इसके अंदर, डायनामिक के अंदर, कि सर आपने इसके अंदर बोल दिया कि चलो बॉडी इन अंडर यूनिफॉर्म मोशन आ गया, अब डायनामिक में क्या आएगा? अब इसके लिए क्या बचा? नहीं, मोशन तो भाई इसमें भी आ गया तो फिर इसमें फर्क क्या हुआ दोनों में? रेस्ट और मोशन तो इसमें भी, हाँ थोड़ा सा यार इसी में चेंज कर देते, आगे नॉन लगा देते तो वो इसमें आ जाता। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा देख लेते तो बता देते इसी को देख के कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन वाली इसमें है तो नॉन यूनिफॉर्म वाली डायनामिक में आ जाएगी,
ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, स्पीड विल चेंज, स्पीड चेंजेस, तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या है, अब जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई डायनेमिक की। इवन जब बॉडी मूव कर रही होगी उसका जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड चेंज होगा और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो वो उसको बोलेंगे हम डायनेमिक की कंडीशन में है बॉडी, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें इससे दोनों चीज समझ आएंगे। गाइस बात समझ आ रही है ना आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूँ? कुछ डिफिकल्टी तो नहीं हो रही किसी को? बेटा कुछ भी डिफिकल्टी हो रही हो ना किसी भी टाइम पूछ लेना, ऐसा मतलब शर्माने की कोई बात नहीं है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कोई कॉलेज की क्लास नहीं है कि भाई किसी मतलब टीचर से कुछ पूछ लिया टीचर नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर काट लेगा ये वो, है ना। तो इस चीज को तो पहली बात तो दिमाग से निकाल देना, है ना। पहली बात तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, ठीक है, मेरे हाथ में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ा ही सकता हूँ, है नहीं है। तो कोई मतलब ऐसा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, ये कॉलेज की क्लास में चलती हैं सब चीजें, यहाँ पे इतना वो करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अपना जो भी डाउट आता है उसको पूछो, बिंदास पढ़ो, ठीक है, क्योंकि भाई तुम यहाँ पे कोचिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ पे मतलब वो नहीं है, तुम्हारा कॉलेज की क्लास नहीं है ये, ठीक है। तो इसका तैयारी का तरीका काफी अलग होता है। चल सपोज ये हमारी कार है, मान लेना भाई थोड़ी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कार हमारी चल रही है, ये कार अभी स्टार्ट हुई है रेस्ट से, ये कार अभी स्टार्ट हुई है रेस्ट से, ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन है। मैंने इसको स्टार्ट किया, अब आप कहीं से अपने घर से चल रहे हो, आपको आगे जाना है, ठीक है। सपोज आप इस पॉइंट पे आए, आप इस पॉइंट पे आए, है ना, और आपके इस ड्यूरेशन में जब आए, आपकी वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, बढ़ रही थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना जब स्पीड बढ़ेगी, आप रेस्ट से मोशन में आओगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। समझ पा रहे हो बात को, है ना। आप इस पॉइंट पे आ गए, आप इस पॉइंट पे आ गए, आप बिल्कुल साफ, इसके बाद क्या हो गई, आपकी जो रोड है बिल्कुल प्रॉपर है, साफ है, उसमें आपको कोई स्पीड फिर चेंज करनी नहीं पड़ी इस ड्यूरेशन में, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट हो गई। जब इस ड्यूरेशन में आ गए तो इसमें क्या हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई। ऐसा होता है ना, जब एक हम हाईवे पहुंच जाते हैं, एक साफ रोड पे पहुंच जाते हैं, ओपन रोड पे, तो स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है हमारी, इसके आगे हम कुछ भी चेंज नहीं करते उसमें, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सपोज यहाँ पे कोई आगे रेल लाइट आई या हमारी डेस्टिनेशन आई, वहां पे हमें रुकना है ना, हमारा ऑफिस आ गया या आपका जीसीसी आ गया, ठीक है, अब आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब रुकना है, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, अब इस पॉइंट से जब स्पीड कांस्टेंट थी, दोबारा इस पॉइंट, है ना, अब क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है। अब मैं इन तीनों सिचुएशन को लिखूं, इसमें से कौन सी रेस्ट वाली है, कौन सी डायनामिक वाली है, तो बता सकते हो 1 2 3 कि इनमें से कौन कौन सी रेस्ट वाली कंडीशन है, रेस्ट वाली सेकंड है, मतलब कि रेस्ट वाली मतलब स्टैटिक वाली, है ना, है ना। तो ये जिसमें हमारी स्पीड कांस्टेंट हो गई, ये कौन सी कंडीशन हो गई, मेरी स्टैटिक वाली, ठीक है। और डायनामिक वाली कौन कौन सी हुई यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड वाली, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और इसमें क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का मतलब ही डायनामिक है, स्पीड चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होगा। समझ पा रहे हो बात को, मतलब ये नहीं है स्पीड हमेशा इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, चेंजेस, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गई डायनामिक वाली कंडीशन, ठीक है। तो जब हम इसमें जो लॉज लगाएंगे, जो आप पढ़ोगे, इस सिचुएशन में डायनामिक के लॉज लगेंगे और इस सिचुएशन में स्टैटिक के लॉज लगेंगे तुम्हारे, इस वाली सिचुएशन में, सेकंड वाली में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है ना। समझ आया क्या क्या मतलब है हमारा डायनामिक और स्टैटिक का, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई किसी को। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब डायनामिक में भी हमारे पास दो कैटेगरी हैं, है ना। अभी तो ये इन दोनों के अंदर हो गया, अब डायनामिक के अंदर भी हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। पीछे लिख लेते हैं स्पेस का मैं थोड़ा सा। आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, काम तो चली जाएगा, है ना। कुछ वर्ड समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। अब डायनामिक के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, हाँ बिल्कुल, काइनेमेटिक्स,
और काइनेटिक्स। अब क्या होता है इन दोनों में? अच्छा, फोर्स के रीजन को, मतलब मोशन के रीजन को कंसीडर नहीं करते है ना? हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये दोनों स्टडी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली जो बॉडी है उन दोनों की ही स्टडी है, लेकिन अलग अलग तरीके की स्टडी है। काइनेटिक में हम जो बॉडी की स्टडी करते हैं वो विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन करते हैं, ठीक है। काइनेटिक में जो आप बॉडी की स्टडी करते हो वो विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन करते हो, विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ मोशन क्या है बेटा आपका? मोशन किस वजह से हो रहा है? फोर्स, है ना? विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ द मोशन, दैट इज फोर्स, ठीक है। और कभी कभार आगे आप अभी एक पढ़ोगे टर्म मोमेंट, मोमेंट भी होता है कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है। तो ये दोनों है, ठीक है। तो इसको हम, इस स्टडी को हम बोलते हैं काइनेटिक स्टडी, काइनेमेटिक स्टडी बॉडी की, ठीक है, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं किया। अगर हमने वही बॉडी के ऊपर कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी किया, ठीक है, तो उस स्टडी को हम बोलेंगे काइनेटिक, ठीक है। बाय कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन ऑल्सो, दैट इज फोर्स, मोशन ऑल्सो, दैट इज फोर्स, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है काइनेमेटिक में कि अगर सर आप कॉज ऑफ मोशन को ही स्टडी नहीं कर रहे तो आप क्या स्टडी करोगे? तो क्या हमारे पास बचता है फिर? ये बताएगा कि अगर हम कॉज ऑफ मोशन को ही स्टडी नहीं कर रहे तो हम क्या स्टडी करेंगे फिर? तो हमने ब्रांच बनाई क्यों है भाई? ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। मैग्नीट्यूड किस चीज का भाई है? अच्छा हाँ बिल्कुल। और बेटा वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके नाम बताओ ना, एक दो नाम बताओ। क्योंकि कॉज ऑफ मोशन तो हमने हटा दिया, कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स तो हटा दिया, तो ये फोर्स तो हट ही गया, ये फिजिकल क्वांटिटी तो हट ही गई। और फिर क्या बचा? एनर्जी। देखो हम क्या करते हैं, अभी मैं तुमसे, मैंने ये गाड़ी वाला जो एग्जांपल लिया है ना, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे पूछूं कि अब ये इस गाड़ी के पास, ये गाड़ी पहले रेस्ट अवस्था में थी यहाँ पे, अब ये मोशन में आ रही है, इसके क्या क्या पैरामीटर होंगे? एक तो इसकी पैरामीटर हो गया स्पीड, है ना, एक पैरामीटर हो गया क्या? स्पीड, ठीक है, स्पीड। और क्या पैरामीटर हो सकता है इसका? ठीक है, और हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, मतलब स्पीड वेलोसिटी बोल लो या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है, स्केलर वेक्टर का फर्क है? टाइम बेटा कहीं ना कहीं आपका स्पीड जब लिया, डिस्टेंस लिया, तो इसी के अंदर आ गया ना, अलग से नहीं कंसीडर करते टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पैरामीटर हैं बेटा, फोर्स नहीं करेंगे ना काइनेमेटिक में। काइनेमेटिक में विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ द मोशन, मतलब फोर्स नहीं करेंगे, फोर्स को छोड़ के और चीजें जो हैं, ठीक है। तो इन्हीं पैरामीटर्स को हम बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर। जो मैंने भी एक तुम्हें एग्जांपल बताया, इनको कभी कभार बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं एग्जांपल। अब किस किस चीज़ की स्टडी करोगे? दैट इज स्पीड की, स्पीड की जगह कभी कभार वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और डिस्टेंस की, डिस्टेंस की जगह ऐसे ही कभी कभार डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। इन पैरामीटर्स की स्टडी होगी इसमें, और या एक्सेलरेशन की। इन सबको हम कभी कभार, इन तीनों को कभी कभार काइनेमेटिक पैरामीटर भी बोलते हैं, काइनेमेटिक पैरामीटर भी बोलते हैं। तो बॉडी के ऊपर फोर्स को छोड़ के इन चीजों की स्टडी होगी, तब हम बोलेंगे हम उसके ऊपर काइनेमेटिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है काइनेमेटिक में, काइनेटिक में। काइनेटिक में क्या होगा? फोर्स के साथ साथ इन सब की स्टडी होगी, फोर्स के साथ, फोर्स को कंसीडर करके, और इन सबको भी, SAD,
ठीक है, इन सब की SAD मतलब स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स के साथ, मतलब फोर्स को इसमें लेना ही पड़ेगा, फोर्स को नहीं छोड़ सकते इस वाले में, ठीक है। बात समझ आ रही, 2 नंबर फर्क समझ आ रहा है। आप जब इनको आगे पढ़ोगे ना, आपको अभी आगे समझ भी आएंगे, जब लॉज वगैरह हम लगाएंगे ना कि कौन सा काइनेमेटिक है कौन सा काइनेटिक है, आपको और समझ आएंगे। जब लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ोगे ना बेटा, तब और चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है, इसलिए बता रहा हूँ वो ऊपर से, ठीक है ना। चलें आगे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। चल, अभी तो ये था हमारा बेसिक पोर्शन, है ना, बिल्कुल बेसिक ही बेसिक, हमने इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ खास डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन, है ना, अबाउट दी प्रॉपर्टीज। देखो, आप कभी भी कोई बुक उठाते होंगे किसी भी सब्जेक्ट की, आप कभी भी उस बुक का फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो उसमें क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्शन गिवन होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं जो उस सब्जेक्ट में यूज होंगी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, मैकेनिक्स का मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कि क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैकेनिक्स में यूज होंगी, हमारे इस सब्जेक्ट में यूज होंगी। देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी हजारों प्रॉपर्टीज है हमारे पास हर चीज को मतलब जज करने के लिए हजारों लाखों प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ सकते। तो हम कैसे करते हैं, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो हमारे काम की है, हम उनको पढ़ते रहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। मतलब हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम उनको पढ़ते रहते हैं, है नहीं है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बोला, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी हियर? मतलब जो हमारा घर होता है वो वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है भाई। प्रॉपर्टी तो सुना होगा वर्ड पहले भी, बहुत कॉमन सा वर्ड है। हाँ, क्वांटिटी और हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, फीचर बोल दो, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं। और देखो, प्रॉपर्टीज मतलब कि क्या है, कोई पैरामीटर है। प्रॉपर्टीज कोई बोल सकते हो कोई पैरामीटर है, मतलब अब देखो, मुझे कोई चीज को, मेरे पास कोई ब्लॉक है, अब मुझे इस ब्लॉक के बारे में बताना है किसी को, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को ये ब्लॉक के बारे में बताना है, मैं इसके फीचर से ही तो बताऊंगा, है नहीं? अरे यार, आप लोग कॉमन एग्जांपल लो, आप लोग फोन खरीदते हो, कोई लैपटॉप खरीदते हो, आप कैसे खरीदते हो, है ना? आप जाते हो, अब किसी भी शॉप पे जाते हो, आप क्या अब वो आपको क्या बताएगा? वो उसके फीचर्स बताएगा ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा, है ना, कि भाई इतनी स्पीड है, ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये चीज़ें हैं, मतलब ऐसे ही बताएगा ना आपको, ये कैमरा वैमरा, है ना। तो वो सब क्या है, वो सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमें अब उसको डिफाइन करना है, तो वो उसको हमेशा डिफाइन उसकी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ करते हैं। जैसे ये ब्लॉक ही है, अब मेरे को उसको डिफाइन करना है, मेरे को इसके बारे में पढ़ना है, या मेरे को अब इसको यूज़ करना है मैथमेटिकली, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसका मास देखूंगा क्या है, कितना हैवी है, सपोज 1 kg का है, ठीक है। एरिया देखूंगा कितना आ रहा है, वॉल्यूम देखूंगा कितना आ रहा है, तो ये क्या है, डेंसिटी देखूंगा, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं एक तरीके से। बात समझ पा रहे हो? तो प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी पैरामीटर है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे आप किसी बॉडी को, किसी भी चीज को डिफाइन करते हो, ठीक है। कोई भी चीज डिफाइन होती है ना, हमारी कभी भी स्टडी में, तो वो प्रॉपर्टीज की हेल्प से होती है हमेशा। आप उसको वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको ही बोलूं, अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है या मेरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आप बोलोगे, आपका जो बेसिकली रिज्यूम होता है ना, उसमें हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है ना। तो ये सब हमारी क्या होती है, वो भी हमारी प्रॉपर्टीज ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अब किसी के पास जा रहे हो तुम जॉब लेने, उसको क्या पता तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक रिज्यूम बनाते हो, ठीक है। उसमें क्या होंगे, उसमें सारी आपकी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आप यहाँ पे रहते हो, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। तो उससे बंदा आइडिया लगाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा मेरे काम का है नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैकेनिक्स के हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कोई बताएगा किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं?
अच्छा, क्या होता है वो? स्केलर, वेक्टर, और भी कुछ होता है क्या? हैं? टेंसर क्या होता है? टेंसर क्या होता है भाई? टेंशन सुना था मैंने, टेंसर तो नहीं सुना था मैंने आज तक। सुना है क्या? है? लेक्चर देख कर आ रहे हो क्या पहले वाले, पहले बैचेस के? ऐप पे सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखा है ना, लेक्चर देखा है ना। अच्छी बात है देख कर आ रहे हो यार, बुराई थोड़ी है कुछ, मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ कुछ गुनाह कर आ रहे हो, अच्छी बात है देख कर आ रहे हो तो। ठीक है, सही बोल रहे हो, होता है। ठीक है, मैंने ही पढ़ा है यार वो भी। ठीक है, लेकिन जनरली बच्चों को अभी स्केलर और वेक्टर पता होते हैं, है ना, टेंसर कम पता होता है। ठीक है, लेकिन टेंसर भी एक क्वांटिटी होती है। अब देखो दोनों तीनों में फर्क क्या है। स्केलर का मतलब क्या होता है? उल्टा बोल रहे हो। हाँ, अब देखो स्केलर वो क्वांटिटीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है। समझ पा रहे हो? मैग्नीट्यूड इन द सेंस ये मतलब जैसे ये अभी मैंने ब्लॉक लिया, उसका मैं मास लेता, उसका मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका मास अपने आप में सफिशिएंट है। मुझे उस मास के साथ कुछ नहीं बताना पड़ेगा कि मैं मास के साथ कभी डायरेक्शन बताता हूँ क्या, कि भाई इस डायरेक्शन में 10 किलो है, नीचे के डायरेक्शन में 20 किलो है, या इंक्लाइंड एंगल पे इतना है। ऐसा ऐसा तो नहीं बताना पड़ता ना हमें। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड ही उनकी कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन देम ओनली। समझ आई बात? तो उस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके स्केलर क्वांटिटीज के? हाँ जी, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ओके, और मास। अरे वो तो ठीक है, यूनिट हो गई ना, किलोग्राम। और बताओ। टेम्परेचर, ठीक है, और बोलो। समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, लेंथ ऑफ, बेटा डिस्टेंस में आ गया ना, डिस्टेंस में आ गया ना, लीनियर मेजरमेंट ही तो है। और नहीं आ रही क्या याद? और सब चल कोई बात नहीं। वेक्टर क्वांटिटी बताओ। अभी वेक्टर का पढ़ोगे ना अपना, भी इसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे, देखना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हाँ बिल्कुल, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें इनका मैग्नीट्यूड, इनकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, एक डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस वन डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। वन डायरेक्शन मतलब के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे मैं सपोज आपसे ही बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को सपोज यहाँ पे आपका घर है, अब आपको यहाँ पे अपने कोचिंग में आना है, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो आपसे कोई क्या पूछेगा कि भाई आपका घर कितनी दूरी है, आपका घर कितना दूर है कोचिंग से, या कि जहाँ पे भी आपको जाना है कितना दूर है। सपोज 10 किलोमीटर है। ठीक है, उसको अब आप यहाँ से निकलोगे अपने घर से, अब आपको 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उस डायरेक्शन में डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि किस दिशा में आपको चलना है। बात समझ पा रहे हो? सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है कि आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में दूरी क्या है 10 किलोमीटर, तो आप पहुंच जाओगे, है ना। आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे 10 किलोमीटर में इसको कवर कर पाओगे, है नहीं है? ठीक है, तो ऐसी ही क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एग्जाम्पल कुछ, हाँ मैं इसको स्टार्ट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट से, और वेलोसिटी, और वर्क डन।
ओके, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, फोर्स और समझ नहीं आया भाई, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज कट रही है आपकी। मोमेंटम और आ रहा है कुछ याद, प्रेशर, चलो, और पावर, चलो, और कुछ, बस, चलो देखो, इसके साथ एक टर्म होता है मोमेंटम हो गया, एक मोमेंट भी होता है अलग से, ये दोनों अलग अलग है, मोमेंट और मोमेंटम अलग अलग है। इम्पल्स, ठीक है, ये मैंने अलग क्यों लिखी है, क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पता चलेगा इसके पीछे रीजन क्या है आगे जब हम ये जो टर्म मैं यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूँ ना, ये सब टर्म्स हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है, ये सब टर्म्स क्या है हम इंडिविजुअली अपकमिंग लेक्चर में सब में अब आगे इनको सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर पता है इनके बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ उनको, ठीक है। अब टेंसर में क्या आएगा, टेंसर में क्या आएगा, जिसका सिर्फ यूनिट हो, ये क्या है भाई, भाई हाँ, अच्छा, नहीं ऐसा को कुछ नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे जैसे था ना वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस 1 डायरेक्शन में वेरिएशन था, ऐसे ही यहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्शन में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है मैग्नीट्यूड, इसको कंप्लीट अपनी डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस वेरिएशन इन मोर देन 1 डायरेक्शन होगा, इसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन, मतलब 2 या 3 डायरेक्शन में, 2 कम से कम और 3 ज्यादा से ज्यादा 3 डायरेक्शन में वेरिएशन होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए मतलब अगर आप ये कुछ जो भी टेंसर क्वांटिटी है एक डायरेक्शन में लगाओगे ना, तो इसका अफेक्ट और डायरेक्शन में भी अपना पाएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स बताओगे, एनी एग्जांपल्स? स्पीक आउट, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अरे तुम्हारे पास तो इतना अच्छा साधन है, करंट, अच्छा, ओके फाइन, और एनीथिंग एल्स? अरे नेट पे देख के बता दिया करो ना, ऑनलाइन पढ़ने का यही तो फायदा है। बच्चे ऐसे ही और बैचेस में ऐसे ही करते हैं, बच्चे ऑनलाइन देखते हैं फटाफट से आंसर बोल देते हैं, तभी मेरे को अच्छा ऑनेस्ट हो क्या बेटा, फर्स्ट क्लास है इसलिए ऑनेस्ट हो अभी, है ना, बनोगे तुम भी 2-4 क्लास बाद वैसे ही बन जाओगे सारे के सारे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं ऑनेस्ट ही होते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत फेमस एग्जाम्पल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये 3 एग्जाम्पल है, हम तीनों पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो ये है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हमारी 3 तरीके की क्वांटिटीज है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, और ये इनके एग्जांपल्स हैं सब, ठीक है। और ये सब एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले तो यार ये ना एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ये एग्जांपल बहुत बारी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेटा ये ना माइक बंद कर दो जो भी है, ठीक है। हाँ, सो सबसे पहले इनके ऊपर
बेटा ये कौन है? माइक बंद कर दो ना अपना, माइक बंद रखा करो जब यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, देन यू हैव टू स्विच ऑन योर माइक ओनली। ओके, जब क्वेश्चन कुछ पूछना है तभी माइक को ऑन करा करो, नहीं तो एल्स बंद रखा करो अगर डिस्टर्बेंस होती है बैकग्राउंड में तो। चलो ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये नाम याद होने चाहिए। इसके ऊपर बहुत बारी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल दे देगा आपको 3-4 मतलब ऑप्शंस में, इसमें से पूछ लेगा कि कौन सी स्केलर है। सपोज 3 वेक्टर दे रही है, एक स्केलर दे दिया, उनमें से पूछ लेगा कौन सा स्केलर है, या ऐसे ही 3 स्केलर है, एक वेक्टर दे के पूछ लेगा कौन सा इनमें से वेक्टर है। तो बेसिक क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, ठीक है, और ये इतना क्लियर होना भी चाहिए हमें। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब इन टर्म्स को डिस्कस करें। बेटा बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बेटा किसी को कुछ भी दिक्कत है या परेशानी है तो पूछ लेना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है? कुछ भी ना समझ आए, लगे यार मतलब सर से ऊपर जा रहा है तो मुझसे पूछ लेना, शर्माना मत प्लीज। चलो, सबसे पहले क्वांटिटी आती है हमारी, सबसे बेसिक क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ डिस्टेंस क्या होता है? बहुत बेसिक क्वांटिटी है तो, है ना? स्पीड से जो चले हैं यार, ऐसे ना बोलो भाई, स्पीड तो अभी डिफाइन भी नहीं हुआ, स्पीड कहां से ले आए डिस्टेंस से? डिस्टेंस डिफाइन होता है फिर स्पीड आती है। एक्चुअल लेंथ, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस जो कवर करे। अच्छा चलो देखो, अब 2 पॉइंट्स होंगे हमेशा। देखो हमेशा क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब जहां पे जिनके बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ना? सपोज ये 2 पॉइंट है, ये आपका घर, ठीक है, जहां से आप निकल रहे हो, और ये आपका सपोज कोई भी पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पे आपको जाना है। सपोज आप फीलिंग ले लो, आप ऑफलाइन कोचिंग में आ रहे हो जीसीसी में, है ना? ठीक है, अब आपके घर से जीसीसी आने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ना? हो सकता है एक ऐसा रास्ता हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसी रास्ते से आ पाओ। हो सकता है कि ऐसा कोई घुमावदार रास्ता हो, है ना? हो सकता है कोई बच्चा घूमते फिरते पसंद आना, मतलब ऐसा पसंद करे। तो ये 3 रास्ते सपोज मैंने यहाँ पे लिए हैं। वो तो इन्फाइनाइट सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के इन्फाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं ये 3 रास्ते मान के चल रहा हूँ। मैं इनको नाम दे देता हूँ ABC, ABC, ठीक है? अब देखो इसमें से मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कौन सा इसमें से डिस्टेंस है या कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, या सारे ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? देखो डिस्टेंस क्या है आपका, जो ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी आपने लेंथ या पाथ कवर किया है वो है, ठीक है? मतलब डिस्टेंस क्या हुआ, पाथ कवर्ड बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, ठीक है? पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है? 2 पॉइंट्स हो गए ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, अपना डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं अब कि इन तीनों में से, ABC में से डिस्टेंस कौन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे? A और C, ABC तीनों ही है ना, है ना? तो यहाँ पे तीनों ही डिस्टेंस है ये, क्योंकि देखो अब तुम यहां से आए तो ये डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से आए तो ये पाथ कवर हुआ, इस वाले से आए तो पाथ कवर, तो ये भी तो हुआ ही ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल जो है, डिस्टेंस तीनों ही है एक तरीके से, ठीक है? ABC पाथ तीनों ही डिस्टेंस है। अब आता है अलग जो है, और डिस्टेंस आपने देखा ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना? तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम अपने सिर्फ घर से निकले, हम कहीं से भी घूम फिर कर आ रहे हैं, अपना जीसीसी बस पहुंच गए, ठीक है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 पॉइंट्स है, ऐसा है क्या? सो यस, ठीक है ना? सो इसको हम जो डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहां पे शॉर्टेस्ट क्या नजर आ रहा है भाई? B, है ना? तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुआ? B।
ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन जो ए एंड सी है ये सारे ये सिर्फ डिस्टेंस है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो अब डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला, ये कौन सी क्वांटिटी थी, पीछे देखा ना हमने, ये कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है? अब एक बात को तुम समझो थोड़ा सा, तुम्हें इस बात पे थोड़ा सा अगर तुम थॉट लगाओगे तुम्हें समझ भी आएगी कि हम इसको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं और ये शॉर्टेज क्यों बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें अपने घर से निकलना है, डेस्टिनेशन पे जाना है कहीं पे, हमें एक तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो हम पाथ ले रहे हैं उसमें डिस्टेंस कितना लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है। बात समझ पा रहे हो? और हमें किस डायरेक्शन में जाने में, किस दिशा में हम मूव करेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट लगेगा। तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसलिए ही इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट के लिए देखो मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें कोई शॉर्टकट जाना है, शॉर्टकट से जाना है, अपने घर पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो तुम्हें वो शॉर्टकट पता होना चाहिए ना। शॉर्टकट मतलब इन द सेंस तुम्हें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कुछ कहाँ से मतलब सीधा चलना है, ये पता होना चाहिए ना आपको। तो इसलिए ही डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो? तो वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर का मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर आपको किसी चीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तभी वो शॉर्टेस्ट बन सकता है, तभी वो शॉर्टेस्ट बन सकता है। और अगर डायरेक्शन नहीं पता तो वो शॉर्टेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ से आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। आप कहीं से भी मुड़ जाओगे, कहीं से भी मतलब कुछ भी ले लोगे तो वो आपको शॉर्टेस्ट नहीं देगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो अभी आगे एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अब कोई बंदा ये था यहाँ से ए से बी गया, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। अच्छा 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 अच्छा, अरे भाई कुछ भी नहीं, सब गलत बोल रहे हो तुम। डिस्टेंस तो सब ठीक बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सब गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, देखो ये तो ठीक है, जो ये तो ठीक है, 5 जो कवर हुआ 10, 5 5, ठीक है, तो 10 + 5 + 5 20 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखूं तो शॉर्टेस्ट बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये निकालना है। ठीक है, ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, रेक्टेंगल हुआ ना एक तरीके से 5 मीटर। सिंपली पाइथागोरस लगा दोगे, है ना, सिंपल सी, तो आ जाएगा। और ये भी कितना हुआ, 10 - 5, तो ये भी 5, तो ये कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करोगे, 5² + 5², है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5√2, ठीक है, मीटर। तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में। समझ पा रहे हो उस बात को, है ना? तो ये है मीनिंग इसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, देखो एक और देखो, एक पार्टिकल गया ए से बी, फिर दोबारा बी से ई वापस आ गया। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बताओ? मतलब ए से बी गया, फिर बी से ए दोबारा आ गया। डिस्टेंस क्या हुआ इस केस में, इस ऑब्जेक्ट का, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो क्या है, डिस्टेंस में जितना वो चल रहा है उतना वो ऐड करता जाएगा, खत्म। कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा उसको मतलब नहीं है, उसकी तो बस गाड़ी चल रही है तो वो पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो 10 मीटर वो चला, चाहे वो वापस ही आ रहा हो 10 मीटर, ठीक है, तो हो गया 20 मीटर, है ना, गाड़ी की तरह हो गया, मतलब जितना चलेगा उतना पेट्रोल खाएगा।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, अब ये यहाँ पे गया था तो मैं इसको पॉजिटिव 10 मान लेता हूँ, ठीक है, राइट साइड में गया। अब ये वापस आया तो वो -10 हो गया, है ना, -10 साइंस के साथ, मतलब डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे साइन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, साइन या एंगल, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन से लेंगे, लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, या तो फिर हम एंगल्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका 0 मीटर, मतलब इसने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, चल एक और देखो, अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, हैं भाई, सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो बेटा। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस बताओ, पाई डी बाय, है ना, सरकमफेरेंस होता है ना, देखो, है ना, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई डी होता है ना, लेकिन इसने सेमी सर्कल ट्रेवल किया है ना, हाफ, तो पाई डी बाय 2 हो गया, सिंपल, समझ आ रही है बात, है ना। डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला सिर्फ डायमीटर, तो डी, खत्म, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्क करेगा, बस ये है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, समझ आ गया, सिंपल सी चीज है, देखो कुछ नहीं है, बच्चों वाले कंसेप्ट हैं ये सब, है ना, ये मतलब ऐसी बात नहीं है तुम पहली बार ही देख रहे होंगे इन चीजों को, ठीक है। चल अब इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम ही होती है ना, यूनिट में कोई फर्क नहीं आता, मीटर, सेंटीमीटर, mm, कुछ भी ले लो, फिट ले लो, इंच ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, ये सब क्या है हमारी कहीं ना कहीं इन्हीं की यूनिट्स हैं, मीटर, mm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, ठीक है, ये सब क्या है इसी की यूनिट्स हैं। इनके बीच में कन्वर्जन नहीं पढ़ना हमें, कन्वर्जन हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसमें कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वांटिटी पे आगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है दोनों, बताओ क्या फर्क है दोनों में, अरे यार अब तो इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियर बन के ऐसी डेफिनेशन दोगे क्या, हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है सर, भाई स्कूल लेवल का बच्चा डेफिनेशन वो भी यही दे रहा है, तुम भी यही दे रहे हो, क्या फर्क हुआ दोनों में, हैं, थोड़ी तो यार एडवांस डेफिनेशन दो, लगना चाहिए कोई इंजीनियर दे रहा है भाई, अभी पूरे इंजीनियर नहीं बने, आधे तो बने गए, डिप्लोमा तो कर ही लिया है, सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, लास्ट है मतलब, अरे सेकंड ईयर में एडमिशन तो होगा ना बीटेक में, तो आधे तो इंजीनियर बन चुके हो, जेई के लिए एलिजिबल हो तुम, तुम्हें पता है, जूनियर इंजीनियर के लिए, अच्छा, और ठीक है, ये भी ठीक है, स्केलर और वेक्टर, और चलो देखो, अब ये हमें इंडिकेट क्या करते हैं, ये स्पीड और वेलोसिटी ये इंडिकेट करते हैं कि आपका डिस्टेंस कितनी तेजी से कवर हो रहा है ना, देखो दो ही पॉइंट्स आपके पास सब, ठीक है, सपोज ये एक पाथ हो गया और ये दूसरा पाथ हो गया, अब जो ये वाला पाथ है आपका ए पाथ और ये बी पाथ, ठीक है, ये पाथ सपोज आपका जो इस पाथ पे आप चलते हो तो आपको ये तो नजर आ रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस कम है, ठीक है, और ये पाथ जो आपको नजर आ रहा है बी वाला, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना।
अगर सपोज ये दोनों मैं कहता हूँ ए पॉइंट से सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो पहुंच रहे हैं सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों में से तेज कौन चल रहा होगा? ए वाला बी वाला, है ना? बी वाला तेज चल रहा होगा, मतलब जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है ना? क्योंकि अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस या सॉरी स्पीड या वेलोसिटी हमारे क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब कितनी तेजी से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ स्पीड। समझ आ रही बात? ठीक है। अब यार देखो वो चीज डिफाइन नहीं करेंगे ऐसा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो होता ही है, देखो ठीक है, वो चीज ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब अब आगे इंजीनियर बनने वाले हो, मतलब हायर लेवल पे थोड़ी डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, ठीक है? तो ये डेफिनेशन आपके लिए ज्यादा सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज योर स्पीड। ओके, ठीक है। या आप लोग ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो तो ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड मतलब जितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसका रेशियो है, ठीक है? ये तो बेसिक ही है बहुत, ठीक है? ये तो आप एप्टीट्यूड में भी पढ़ोगे, है ना? एप्टीट्यूड में ट्रेन ब्रेन वाले क्वेश्चंस करोगे, वहां पे भी ये सब पढ़ोगे, ठीक है? अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना? सेम ही डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये इंडिकेट करेगा कितना तेजी से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? कितना तेजी से आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो ये तो बेसिक बात हो गई इसमें, है ना? अब देखो ये जो हमारी स्पीड या वेलोसिटी होती है ना, ये दोनों टू टाइप्स की होती है, ठीक है? ये दोनों क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं। ये दोनों जो स्पीड या वेलोसिटी हैं, ये दोनों क्या हैं? दो टाइप्स की हैं, दोनों के लिए सेम है, ठीक है? मैं वेलोसिटी के लिए डिफाइन करता रहा हूँ, स्पीड के लिए भी वैलिड है। एक होती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टैंटेनियस, ठीक है? अब ये थोड़ा सा नया है, इसके अंदर ध्यान से समझना। एवरेज और इंस्टैंटेनियस क्या मतलब है दोनों का? ये स्पीड के लिए भी है, वेलोसिटी के लिए भी है, ठीक है ना? बार बार बोल रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, बताओ? एवरेज पूरे टोटल का हाफ होता है, और इंस्टैंटेनियस, हाँ ठीक है, और बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट तो, और कुछ? अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन ना। एक पॉइंट पे कैसे निकाल दोगे फिर, ये बताओ? बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं बेटा, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि देखो हमने यहां पे क्या पढ़ा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब कितनी तेजी से चेंज हो रहा है या जितना कवर हो रहा है। एक पॉइंट पे कैसे कवर होगा? एक पॉइंट पे कैसे डिफाइन कर दूंगा मैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये बताओ। बात समझ आ रही? मेरा क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मैं एक पॉइंट पे कैसे डिफाइन कर दूंगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब थोड़ा सा, मतलब इंस्टेंट का मतलब कि एक पॉइंट पे, है ना? जो मतलब कि एकदम से आप कर दो, तो वो पॉसिबल कैसे है? एनी आइडिया? देखो एवरेज तो देखो है, एवरेज सपोज ये तुम्हारा 0.1 और 0.2 हुआ, ठीक है? अगर सपोज ये पाथ ए है और ये वाला पाथ बी है, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, देखो आप अगर यहाँ 0.1 से 0.2 जा रहे हो, ठीक है? मतलब सपोज कहीं से अपने घर पे आ रहे हो, ठीक है? घर पे आते ही मम्मी पापा क्या पूछते हैं, अरे भाई कितनी देर लगा रही, कितनी, मतलब कहाँ से आ रहा है तू, कितनी तेजी से आ रहा था, कितनी स्पीड से आ रहा था, है ना? ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो आप स्पीड बताओगे आप सपोज बोलोगे मैं 40 किलोमीटर पर आवर से आया हूँ, है ना? तो वो जो आपकी स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड होगी, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। बात समझ पा रहे हो?
ठीक है, जो आप एक स्पीड बताते हो, लेकिन आपके पूरे पाथ में कभी भी स्पीड कांस्टेंट थोड़ी होती है। कभी रेड लाइट आई, कभी बहुत कम हो गई, कभी आपकी तेज भी हो जाएगी, हाईवे आया, रोड पूरी खाली हुई, कभी तेज भी हो जाएगी, कभी ट्रैफिक जैम हुआ दोबारा कम हो जाएगी, है नहीं है। तो स्पीड क्या होती है, कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है। कभी किसी आप छोटे मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस में ज़्यादा उसको कवर कर सकते हो कम टाइम में, कभी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा छोटे को ही कवर करने में। तो वो क्या होती है, आपकी पूरे जो स्पीड क्या होती है, ये वेलोसिटी क्या होती है, पूरे पाथ पे चेंज होती रहती है। तभी तो उसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना। तो लेकिन आप जो वेलोसिटी बताते हो या आप जो स्पीड एक नंबर बताते हो, है ना, आप एक नंबर बताओगे ना, मैं आपसे पूछूंगा कहीं पे आप जा रहे हो कि आप भाई कितनी स्पीड से आया, तू इतनी लेट आया, कितनी स्पीड से आया, तो तुम बोलोगे सर मेरी तो गाड़ी बस इतनी पे ही चल पा रही थी। तो आप जो वो नंबर बताओगे वो तुम्हारी बेटा होगी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। बात को समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब सपोज आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, है ना, इस पॉइंट पे हो अपनी गाड़ी में, है ना, यहाँ से आपके घर से फोन आया, आपके फादर का फोन आया, आपके फादर ने पूछा अरे बेटा कहाँ पर है, ठीक है, तू पॉइंट पे है, कहाँ पे है, कितनी देर में आया घर से। आप बोलोगे सर पापा मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, हाफ वे पे हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे भाई कितनी धीरे आ रहा है, तो तू अपनी स्पीड बता दो कितनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो जो आपने इस पॉइंट पे स्पीड बताई, आपने जो इस पॉइंट पे स्पीड बताई वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। फर्क समझ आ रहा है दोनों में क्या है भाई? नहीं आ रहा क्या समझ? ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है, यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि हाँ चलो एवरेज तो डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज को तो डिफाइन आप कर सकते हो पूरे पाथ के लिए, जो भी आपका डिस्टेंस कवर था उसको टोटल टाइम से डिफाइन कर दिया तो वो एवरेज ही है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये एवरेज स्पीड की, ये एवरेज वेलोसिटी की है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एवरेज स्पीड की ही है, ठीक है, ये एवरेज स्पीड ही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी नेक्स्ट डिफिकल्टी ये है इंस्टेंटेनियस वाली को। तो इसके अंदर हमारा जो फंडामेंटल है कैलकुलस का वो लगता है थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलस का मतलब कि डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा फंडामेंटल लगता है इसके अंदर हमारा, ठीक है। देखो अब समझना है इसको। सपोज आपसे आपके फादर ने पूछा यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है ना, उनका फोन आया, उन्होंने पूछा भाई कितनी देर लगा रहा है तू अभी तक आया नहीं। तो ऐसा होता है ना बहुत बारी, है ना, हम आप लोग घर से बाहर निकले तभी फोन आ गया घर वालों का कि पूछने के लिए भाई कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, है ना। तो ये हुआ, यहाँ पे फोन आया, वो आपसे पूछते हैं भाई कितनी स्पीड से आ रहा है तू। तुमने जो स्पीड बताई देख के, तुमने गाड़ी का जो मीटर है, बाइक का मीटर है या किसी भी चीज़ का स्पीडोमीटर है, उसमें से जो स्पीड देख के बताई वो आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा फंडामेंटल लगाएंगे कैलकुलस का। तो वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ v, ठीक है। सेम चीज स्पीड के लिए भी होगी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं जिस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी पूछी गई है उससे मैं लेफ्ट साइड में एक छोटा सा इंटरवल ले लूंगा, समझ पा रहे हो, छोटा सा इंटरवल, और एक राइट साइड में छोटा सा इंटरवल, मतलब एक माइनस में और एक पॉजिटिव में, छोटे छोटे इंटरवल, ठीक है। और इसमें छोटे इंटरवल को बोल दूंगा dx, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को छोटे से dx डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, बात समझ पा रहे हो, पहले ही था एक पॉइंट पे, अब मैंने इसको छोटे इंटरवल dx में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जितने टाइम में ये dx कवर हो रहा है उसको मैं बोल देता हूं dt। बात समझ आई? पहले मैंने क्या किया, मैंने इस इंटरवल को, मैंने इस पॉइंट को छोटे से माइन्यूट डिस्टेंस में, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, और जितना टाइम उस dx को कवर करने में लग रहा है उसको मैंने स्मॉल टाइम dt बोल दिया, समझ पा रहे हो, है ना। तो मतलब ये इतना छोटा है, ये इंटरवल इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक्चुअल में मैथमेटिकली पॉइंट पे इसको वेलोसिटी को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इसको इंटरवल फॉर्म में करते हैं, और डिफरेंशिएशन में यही होता है, रेट जो हम चेंज की बात करते हैं उसमें यही करते हैं, हम छोटा सा इंटरवल डिफाइन कर देते हैं, तब उसका रेट चेंज देखते हैं किसी भी चीज का। कैलकुलस में यही फंडामेंटल लगता है, पूरी कैलकुलस में। ये आप छोटी सी बात समझ जाओगे ना, आपकी मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगेगी, कैलकुलस खासकर। देखो बेटा ये पता है क्या होता है, ये दिक्कत ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स की होती है, डिप्लोमा वालों की, तुम लोगों की पता है मैथमेटिक्स बहुत वीक है नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोगों का डब्बा बड़ा गोल होता है, डिप्लोमा वालों का, है ना, होता है ना, या स्ट्रांग होती है। देखो एवरेज क्या, तुम मैथ्स की क्लास होगी तुम्हारी अभी,
अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस, मुझे इस पॉइंट पे वी इंस्टेंटेनियस डिफाइन करनी है, वी इंस्टेंटेनियस डिफाइन करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा इंटरवल लिया। आपको याद होगा ना, आप मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हो आप लिमिट लेते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL जिसको बोलते हो, याद आ रहा है कुछ कुछ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट RHL, वही चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये क्या है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट से, पहले ये पॉइंट था इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट से एक छोटे डिस्टेंस में कवर हो गया ना, कन्वर्ट हो गया। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसको छोटे से इंटरवल में जो ऑलमोस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका dx, मैंने इसको बोल दिया dx, ठीक है, इस पूरे इंटरवल को, पूरे को dx, ठीक है। और जितने टाइम में ये dx कवर हो रहा है उसको मैंने बोल दिया dt, क्योंकि इस dx को अब कवर करने में टाइम लगेगा ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं v इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि अब मैंने एक पॉइंट पे छोटा डिस्टेंस भी कर दिया डिफाइन और छोटा टाइम भी ले लिया। तो अब v इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है, दैट इज क्या होगा dx by dt, और भी कुछ, ठीक है, dx by dt where this dt limit of dt tends to be 0, लिमिट dt tends to be 0, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग मैथमेटिक्स में। मतलब ये क्यों लिखते हैं कि जहां पे हमने dt क्या लिया, इतना छोटा लिया कि वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचेस द 0, मतलब 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा इस चीज में, और टेंस टू 0 में और इक्वल टू 0 में बहुत फर्क होता है, इसमें मैथमेटिकली जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। हम ये नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे लिख दिया फिर तो इनफाइनाइट हो गया है, नहीं है, वो थोड़ी है। हमने क्या किया, हमने dt इतना छोटा लिया, क्योंकि देखो हमने छोटा, इसको छोटा करने का पर्पस क्या है, इस dt को स्मॉल करने का बेटा पर्पस ये है, क्योंकि आप इसको जितना छोटा कर पाओगे ना उतने आप पॉइंट के पास आ पाओगे, समझ पा रहे हो, उतनी इस v इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या होगी, एक्यूरेट होगी। समझ आ रही बात ये मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। इसलिए यहां पे dt लिमिट ये रखते हैं वेयर dt टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं dt टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0, मतलब 0 बनना चाहता है, 0 के बहुत नियर है, हो सकता है 0.001 सेकेंड हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है एग्जैक्टली। तो ये है, तो इस तरीके से हमारी v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होती है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसमें इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि वो ऑलमोस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और हमारी ये डिफाइन हो गई एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। हमारा देखो इसमें जो यूज होगा ना, हमारा ये यूज होगा dx by dt, एक्चुअल में ये यूज होगा dx by dt, ठीक है। ये तो बस फंडामेंटल है, आप इतना इसको छोटा लेके चलते हैं, लेकिन हमारा जो आगे कैलकुलेशंस में यूज होगा वो ये पोर्शन यूज होगा। क्लियर है या नहीं है, समझ आ रहा है। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खेल है, ये मैकेनिक्स नहीं है, ये क्या है, ये आपकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपने, मतलब ये तो कुछ नया होगा आपके लिए भी, है ना, लेकिन ये बहुत मतलब अच्छी चीज है जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स करती है, जो एक्चुअल में कैलकुलस में होती है, ठीक है। अगर आप इसको समझ पाओगे ना अंदर, मतलब दिमाग में बिठा पाओगे, आगे आपकी बहुत समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो यार फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम देखो जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लॉस पढ़ते हो, फेनोमेनास पढ़ते हो, उनको मैथमेटिक्स की हेल्प से मतलब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही है और कुछ नहीं है। किसी को कुछ डाउट है तो उसमें पूछ लो, और किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि ये एक बारी में, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बच्चे को एक बारी में समझ आ जाता है, कुछ बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता, तो किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो भाई पूछ लो। बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो तो तुम्हारा 100% क्वेश्चन हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू द dx by dt, खत्म, dx by dt, ठीक है। बेटा क्वेश्चन अभी करवाता हूं,
अभी क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी तो भाई तुम्हारा बेसिक चल रहा है, अभी तो कुछ इतना खास इस पे क्वेश्चन क्या होगा, अभी तो तुम ये देखो ना, अभी तक करा ही क्या है हमने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया है, स्पीड या वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो आएंगे क्वेश्चंस आगे, ठीक है, बाकी इसके ऊपर करवा देता हूं मैं तुम्हें। ये क्लियर है ना? देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, अब देखो तुम्हारे पास पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अब वो चीज छोड़ देना दिमाग से कि तुम्हें डिस्टेंस दिया है 10 मीटर और टाइम दिया है 5 सेकेंड, बताओ भाई इसके अंदर स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लीज इस हैबिट को छोड़ देना, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। ये तो पहले आते होंगे तुम्हारे सीईटी वीटी के टाइम पे भी नहीं आते होंगे ये क्वेश्चन तो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग by profile where x is equal to the 10 t cube plus 20 t square minus your 5t, ठीक है। now find the velocity of particle in 2 seconds, बताओ। ये क्वेश्चन आएंगे अब इस टाइप के, तो ये छोड़ देना कि अब स्पीड डिस्टेंस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, पूछ लेगा, ये सब चीजें बच्चों वाली है। हाँ और क्या भाई, क्वेश्चन दिया है 100 कितनी आ रही है, देखो इसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। हाँ करो भाई करो, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी छोटी सी, और मेरे ख्याल से इसकी तो डिफरेंशिएशन आती होगी, सबसे बेसिक वाली लगेगी इसके अंदर तो, है ना, एक्स एन वाली है ना, ये वाला फॉर्मूला पता होगा ना, वो वाला लगेगा, डी बाई डी आपका ये एक्स एन वाला ना, $195 आ रहा है क्या, देख लेते हैं, कोई बात देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी है ना, ठीक है। अब यहाँ पे x रखता हूँ तो डी बाई डी टी, सॉरी, तो ये क्या होगा 10 टी क्यूब प्लस 20 टी स्क्वायर माइनस 5t। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, t के रिस्पेक्ट में करनी है, तो यहाँ पे ये पावर है इसकी 3 है ना, आपको पता होगा ना क्या होता है इसका, x आ जाता है x n माइनस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 इसके साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 30, और यहाँ पे t क्या हो जाएगा आपका, t की पावर n माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 मतलब कि 2, ठीक है, प्लस 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 40 और t माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 तो t, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका तो बेसिकली आपका 5 ही बचेगा, है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड। अब इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, t को 2 सेकेंड रखना पड़ेगा, ये पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है, कितना आएगा 60 प्लस 80 सॉरी 60 120 प्लस 80 माइनस 5, ठीक है, तो 200 माइनस 5 मतलब कि 195। समझ आ रही है बात कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें आगे पेपर में, ठीक है। हाँ आसान ही था ना, अभी तो ठीक है आसान है,
अभी तो सब कुछ आसान ही लगेगा बेटा, अभी तो बेसिक चल रहा है, ठीक है। और आसान ही रहेगा यार, ऐसा कुछ नहीं, चीज़ें समझते जाओगे सब चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मत मान के चलना कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चे कहते हैं सर हमने तो ये पढ़ा है, अब ऐसे क्वेश्चन, यार थोड़ा चीज़ें सोच के बोला करो, मतलब कि ऐसी बातें करोगे तो यार कैसे मतलब तुम लोग इंजीनियर बनोगे, है ना, ठीक है। बड़ी बड़ी तुम्हें चीज़ें बनानी है। अब लोग पता है, अब आगे तुम लोग पता है बीटेक वाला इसरो में साइंटिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, तो साइंटिस्ट होके तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे, मतलब जिस पोस्ट के लिए तुम एलिजिबल हो और ये चीज़ें सॉल्व करोगे तो कैसे काम चलेगा, है नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि लेवल अपना बढ़ाना आप चीज़ों का। और मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बोलूँगा बेटा कि देखो आप बीटेक में जाने वाले हो ना, मैं तो चलो तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अपना मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड बनाओ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना आगे, मैथमेटिक्स आपके हर एग्जाम में पहली बात तो आती है, चाहे तुम गेट दो, कोई भी दो, इसरो दो, बात दो, ईएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, सब में आती है, ठीक है। ऊपर से मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग होती है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि सब जगह देखो मैथमेटिक्स लगेगी इंजीनियरिंग में, सब जगह, क्योंकि सब जगह कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स सब जगह लगती है, तो आप सब चीज़ें ना आसानी से समझ पाते हो। कोई भी क्वेश्चन पता है टफ बनता है ना, वो उसकी मैथमेटिक्स से टफ बनता है, उसके पीछे कंसेप्ट मतलब कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों से नहीं होगा, तो इसमें गलती होगी तो कहाँ होगी आप बताओ, मैथमेटिक्स में होगी, डिफरेंशिएशन में होगी, कैलकुलेशन में होगी। ये थोड़ी है कि वो ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, समझ पा रहे हो बात को। तो हर चीज की मैथमेटिक्स ही, मैथ्स ही किसी भी चीज को टफ बनाती है, तो उस पर पहले से ही अच्छी कमांड बना के चलना। क्योंकि डिप्लोमा वालों की मैथमेटिक्स, आप लोगों की मैथमेटिक्स, हम लोगों की मैथमेटिक्स, बीटेक वाले जो मतलब JEE क्वालिफाई कर आते हैं उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो उनकी मैथमेटिक्स आपको पता ही है, उन्होंने क्या पढ़ा होता है, क्या पढ़ते हैं वो, और आप लोगों की क्या होती है। तो उसको अभी से ही, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा अच्छी ग्रिप बनानी स्टार्ट कर दो, ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करना है चीजों पे। अब आती है हमारी नेक्स्ट टर्म, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन। इनके बाद नेक्स्ट टर्म आई इसी के आगे एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स कहीं ना कहीं यहीं से ही आता है, फोर्स कहीं ना कहीं डिफाइन इसी से होता है, एक्सेलरेशन से, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं होगी बॉडी में तो फोर्स नहीं होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो स्पीड, हाँ विद रिस्पेक्ट टू, देखो अब ये स्पीड या वेलोसिटी हमारे किस चीज के रेट थे, डिस्टेंस के। अब एक्सेलरेशन खुद में किसका रेट है, वेलोसिटी या स्पीड का, ठीक है। ये मतलब ये इंडिकेट करेगा कि कितने स्पीड से या कितने रेट के रिस्पेक्ट में हमारी, मतलब कितनी रेट से हमारी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, कितनी तेजी से वो चेंज हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में गाड़ी वाला, जिसमें गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही थी रेस्ट से और वो आ रही थी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो उसमें गाड़ी क्या हो रही थी, एक्सेलरेट हो रही थी, है ना। हम अपना जो पैडल दबाते हैं गाड़ी का, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, इसी रीजन की वजह से बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। देखो सबसे पहले डिफाइन हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल लेता हूं। इसके बाद हमने इसका रेट ऑफ चेंज लिया तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज किया तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ पा रहे हो सीक्वेंस को? तो इसमें तभी मैं तुम्हें ये इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तभी मैंने सबसे पहले ये डिफाइन किया, क्योंकि इसको डिफाइन, मैं वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकता इससे पहले, मगर मैं इस सीक्वेंस में नहीं चलूंगा। ऐसे ही मैंने वेलोसिटी को किया, उसके बाद अब एक्सेलरेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म होती है आगे, हमारी मतलब सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसको आगे ब्रांच में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी कुछ होता है। एनी आइडिया क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन? की हमारा एक्सेलरेशन अब
कितने रेट से चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उसको भी एक नाम दिया जाता है। कभी सुना है इसके बारे में? बोलोगे सर यहीं तक सुना था हमने तो। नहीं सुना? ठीक है, इसको बोलते हैं जर्क। ठीक है, जो झटका जो होता है ना, वो बेसिकली एक्सेलरेशन चेंज की वजह से होता है। हायर ऑर्डर टर्म है ये वाला। ठीक है, ये पढ़ेंगे नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारे सब्जेक्ट में, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहे। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। जैसे मैंने अभी ये हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। जो भी सारी चीजें होती है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही होती है। सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में ली जाती है। ठीक है, देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया ना, इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वी हैव द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूलेज हैं, बस अब क्या आ जाएगा वहां पे, उनकी जगह वेलोसिटी आ जाएगा। तो पीछे लिख लेते हैं। ए एवरेज इज इक्वल टू दी, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। यहाँ पे ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये तो मैंने डिफाइन कर दी। ये आप बताओ कि प्रैक्टिकली कहां पे यूज होती है, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? स्पीडोमीटर, ठीक है, और है ना। स्पीडोमीटर में क्या होता है, आप देखोगे स्पीडोमीटर, नाम स्पीडोमीटर है। हाँ, ट्रैफिक रेड लाइट वो थोड़ी हुआ, नहीं, जो आपके ट्रैफिक पुलिस होती है उनके पास भी एक लेजर गन होती है ना, वो क्या करती है बेसिकली? अच्छा, वही बोल रहे हो क्या? हाँ, वो खुद ही देख लेते हैं। वो जो स्पीड आपकी कैप्चर करते हैं वो इंस्टेंटेनियस को कैप्चर करते हैं। ठीक है, मतलब वो कैप्चर करेंगे आपकी जब उस पॉइंट पे, जब आप उनकी नजरों में आ रहे हो भाई, जो आपकी उस टाइम वेलोसिटी होगी, अगर वो लिमिट से ज्यादा है, 60 से ऊपर है, तो आपका चालान कट जाएगा। अगर उस टाइम पे 60 से कम है, चाहे और टाइम कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है उस कैमरे को, और टाइम कुछ भी हो, अगर उस पॉइंट पे 60 से ज्यादा है तो हो जाएगा, अगर नहीं है, उस टाइम पे कम है तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत बारी बंदे क्या करते हैं, जब जैसे ही कैमरा वैमरा कहीं पे दिखता है, स्पीड कम कर लेते हैं, है ना, बाद में दोबारा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैप्चर करता है, पूरे रास्ते की स्पीड को कैप्चर नहीं करता। पूरे रास्ते की कर भी कैसे सकता है? ठीक है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ऐसी बहुत जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंस्टेंटेनियस के। ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो होगा ही ना। ओके, चलो हाँ, अब आते हैं इस पे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे एवरेज वाले में? जो भी आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी हुआ, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी हुआ और उस चेंज को होने में जितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से हमने क्या डिफाइन कर दिया, एवरेज एक्सेलरेशन, जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ बाय टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा, उसको हमने बोल दिया दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना हम लोग, ए एवरेज का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2/t, है नहीं है? तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला है इसका, सिंपल। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी यही होगा ना, फाइनल वेलोसिटी v मतलब कि फाइनल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है भाई? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ऑनलाइन में ये बड़ा चक्कर है भाई, तुम्हारी शक्ल तो दिखती नहीं है, बच्चे सो जाते हैं, आधे बच्चे ऐसे ही। ठीक है, नींद आया तो भाई पहले बता दिया करो, मैं क्लास वैसे ही बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे को मतलब कि 1.5 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटा पढ़ाना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से क्लास लेता हूँ हमेशा। चलो
अब आता है इंस्टेंटेनियस। जैसे हमने उसमें किया dx बाई dt, ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, dv बाई dt, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, किसमें, एवरेज में टी स्क्वायर होगा, क्यों, भाई वेलोसिटी में टी कहां से आएगा, डिस्टेंस थोड़ी लिख रहा हूं बेटा, वेलोसिटी, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है ना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो फिर अरे नहीं, वो एक्स के रिस्पेक्ट में स्क्वायर आता, अभी बताता हूँ वो भी, रुक जाओ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखो अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, लिमिट लगाएंगे कि dt अप्रोचेस दी 0 टेंड्स टू 0, ठीक है, इतना छोटा लेंगे इंटरवल। तो इस तरीके से हमारा ये डिफाइन हो गया, बात समझ आ रही है। देखो अभी मैंने v इंस्टेंटेनियस पीछे लिखा, v इंस्टेंटेनियस वाला वो क्या था, dx बाई dt। तो इसी को मैं अगर इसी फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मैं इसी एक्सेलरेशन को x के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, ठीक है, समझ आ रही है बात, कि मतलब d बाई dt, अब v में यहां से पुट कर दूं तो क्या है ये, dx बाई dt, dx बाई dt, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 2d हो गए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय होल dt का स्क्वायर, dt होल स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, x की फॉर्म में, ये वाला x की फॉर्म में है। देखो अगर तुम्हारे पास x है, उसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो मिल जाएगी एक्सेलरेशन। ऐसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक बारी करोगे, वेलोसिटी का प्रोफाइल है उसको एक बारी करोगे तभी भी एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो बहुत जगह dv बाई dt भी लिखा होता है और d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर भी लिखा होता है, देखो बात एक ही है। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना अभी, जैसे मैंने यहाँ पे ये वेलोसिटी निकाल ली, चाहे मैं अब इस वेलोसिटी को जो मैंने निकाल ली थी यहाँ पे कर्व, इसको मैं एक बारी कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में और, तो मुझे एक्सेलरेशन दे देगा। चाहे जो मेरे को ये वाला कर्व था इसको मैं 2 बारी कर दूं तो तभी भी मेरे को एक्सेलरेशन ही देगा। तो बात वही है, समझ पा रहे हो भाई, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, हाय ना तो बोलो कोई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले वी इंस्टेंटेनियस के लिए एप्लीकेबल है जो लिखे हैं, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक, चले यहां पे यहीं पे स्टॉप करें या हो गया बहुत, चले ना, ठीक है चलो। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताना फटाफट से, वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, कुछ भी, हाँ स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक और नीचे आपका टाइम आ रहा है, टाइम बेसिकली स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की ये हो जाएगी, देखो एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, इसमें तुम दोनों चीज निकालना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, ठीक है। ये तुम्हें x गिवन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का प्रोफाइल गिवन है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू दी 5 सेकेंड and find acceleration at 10 seconds. अच्छा, और एक्सेलरेशन अच्छा ठीक है, आ रहा है ना, सबका आ रहा है,
देखो, अच्छा देखो, वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt है ना। अब x इसमें रखोगे, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 10t प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 t तो वो आपका 0 हो जाएगा ना, तो बेसिकली बार में कोई चीज़ आती है तो 1 हो जाती है। 5 रखना है इसके अंदर, t एट 5 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका 5 इंटू 10 मतलब कि 50 प्लस 10, तो बेटा 60 आ रही है ना। कुछ गलत कराओगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसी को या तो फिर v वाले को डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, ठीक है, या तो फिर इस वाले को x को 2 बारी कर दो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसी को एक बारी करता हूँ dv बाई dt करता हूँ अब, तो क्या आएगा ये, अगर मैं dv बाई dt करता हूँ तो ये 10t प्लस 10 था, है ना, तो ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो ये नहीं लग रहा, इसमें 10 नहीं लग रहा, मतलब क्या है ये, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो। इसके अंदर क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें तो टाइम पुट नहीं करना पड़ा टाइम का, हाँ टाइम का फंक्शन नहीं आया ये। क्या चीज, 60 मीटर पर सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे कर दोगे भाई। बेटा वो आपने इस टाइम पे निकाली है डिफरेंशिएशन, बेटा जो फंक्शन का होता है, डिफरेंशिएशन वैल्यू का नहीं होता, फंक्शन का होता है हमेशा। फंक्शन ये है ना, जब टाइम इसमें है ही नहीं, यहाँ पे टाइम तो आपने पुट कर दिया ना, इसका कैसे करोगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है इस केस में, कांस्टेंट है आपका, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा, 10 ही आ रहा है, समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। चले आगे भाई, गाइस बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, बड़ा डल रिस्पॉन्स है भाई, बड़े मतलब स्लीपी से हो रहे हो सारे तुम, ठीक है। एनर्जी रखा करो, चीजें अच्छे से समझ आएंगी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में ये बड़ा चांसेस होते हैं, अगर तुम बोलोगे नहीं, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, तुम्हें नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तभी मैं कहता हूँ बोलते रहा करो बीच बीच में, और बैचेस में तुम कुछ भी करते हो वहां पे कुछ भी करो, लेकिन मेरी क्लास में आराम से मस्त बोलते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आज के लिए टाइम बहुत हो गया, ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो। बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसे आया क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना 10t प्लस 10, तो 10 ही आएगा ना, तो t का फंक्शन नहीं आया ये, इसलिए। अगर इसमें t आता तब ये वेरिएबल होता, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता, लेकिन ये कांस्टेंट आ रहा है, ये टाइम का वेरिएबल नहीं आया ना, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हो सकता था ये यहाँ पे टाइम का फंक्शन आ जाता, यहाँ पे कुछ और होता, मतलब ये 5t क्यूब होता ना, तो ये वेरिएबल होता। और वेरिएबल मतलब कि क्या, ये एक्सेलरेशन वेरी करता टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जो स्पीड बढ़ेगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। और कुछ किसी को, हाँ बेटा एवरेज वाला आ जाएगा, तो उसमें तो सिंपली अपना जो भी टोटल होगा, जो चेंज होगा, जैसे एक्सेलरेशन का है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जितना टाइम लगा वो कर दोगे तो आ जाएगा। आ सकता है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर कम आता है, स्पीड वगैरह के ऊपर कम आता है, क्योंकि ये तो सिंपली टोटल अपॉन टाइम ये हो गया ना, इसमें क्या क्वेश्चन देगा वो तुम्हें, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, और दे देगा तो अच्छी बात है, तो कर ही लोगे ये तो तुम। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लो। यार एक एक करके बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला बेटा, ये डी, क्या नहीं समझ आया बताओ। आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको जो आंसर होगा, अगर ये आंसर आ रहा है तो यही मार्क करोगे, आपको कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट एज ए रिमार्क मैंने लिखवाया है। जैसे
क्वेश्चन में जब आंसर आता है कुछ रिमार्क लिखते हो ना, बाद में नोट लिखते हो, ये तो मैंने बस तुम्हें वो बताया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पे अभी हमारा क्या आया है, ए डायरेक्टली 10 आया है। अगर मेरा ए मैं सॉल्व करता ऐसे आ जाता 10t, मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन था, ये मतलब है। अगर मेरा इस तरीके से आता ना, मैं इसमें फिर टी पुट करता। मैंने यहाँ पे भी टी पुट नहीं करा क्योंकि टी मेरा 1 हो गया था, टी मेरा 1 हो गया था, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये वेरी नहीं कर रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव, बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यही आंसर तुम्हारा नेगेटिव 10 आ रहा था तो रिटार्डेशन होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर यही आंसर यहाँ पे कुछ, हाँ नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, मतलब क्या है, उसमें स्पीड कम होगी, उसमें क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज। और एक्सेलरेशन में क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अपोजिट होगा, ठीक है। जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होता है ना, डी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है ब्रेकिंग के टाइम पे, है ना। ये है। और कुछ बेटा समझ आ गया ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ आई होगी, ठीक है गाइस। सो बाय टू ऑल गाइस, चलिए बाय।